So hello everyone, I welcome you all to Dr. Amit IAS SS Academy. Today we will cover the PIB news of 3rd July. All ministries 3rd July 2025. There were total 34 press releases and we will cover the important ones. We will cover 18th Lok Sabha has seen enhanced productivity and meaningful debate due to reduction in disruption. अब इसमें we will cover about लोकसभा. ठीक है, लोकसभा स्पीकर जो है ना उनके बारे में हम स्टैटिक देखेंगे. लोकसभा स्पीकर के बारे में स्टैटिक जो कंसेप्ट हैं वो एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें स्टैटिक का भी साथ साथ रिवीजन होता रहे, बिकॉज स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. पीएमओ की सारी न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है. जैसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस पार्लियामेंट ऑफ घाना, पीएम एड्रेस टू पार्लियामेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ घाना, प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू मेमोरियल पार्क इन अक्रा. ठीक है, बट ये जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट वर द आउटकम्स क्या थे. इतने जो घाना के बारे में बातें चल रही हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम्स क्या हैं स्टेट विजिट जो पीएम की घाना में हुई उससे. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री हर्ष मल्होत्रा इनोग्रेट्स 3rd एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NCRBC 2025. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी विल कवर अबाउट नीति आयोग that launches chemical industry powering India's participation in global value chains. We will cover these articles today. So first of all, let us start with list of outcomes state visit of Prime Minister to Ghana. Prime Minister to Ghana, list of outcomes क्या क्या थे. ठीक है, outcomes of PM Modi state visit to Ghana. Bilateral ties elevated at comprehensive partnership marking a strategic upgrade in India-Ghana relations. ठीक है, bilateral ties elevate हो गई. उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये इसके ऊपर MOU हुआ दो कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और घाना के बीच में. BIS और GSA के बीच में हुआ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और घाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ. किस चीज़ के ऊपर हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, हम सर्टिफिकेशन करेंगे और असेसमेंट भी करेंगे. बट जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड थी? प्रमोट क्या क्या एक्सचेंज इन आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, हेरिटेज, इन सब में. नेक्स्ट वी हैव ITM इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड ITRA. इट प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ठीक है, अदर देन दैट MOU ऑन जॉइंट कमीशन मीटिंग, इट इंस्टीट्यूशनलाइज हाई लेवल बायलैटरल डायलॉग. ठीक है, नेक्स्ट दीज आर द कीवर्ड्स. क्या कीवर्ड है और क्या कैसे वो कंसेप्ट उनका रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए. जैसे BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है. क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. आयुष क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम इंक्लूडिंग आयुर्वेदा. कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ठीक है, ये फॉर्मल अपग्रेड होता है डिप्लोमेटिक स्टेटस का, जो कि पार्टनरशिप कर पाते हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल कोऑपरेशन भी इंक्लूड हो जाता है. सॉफ्ट पावर, ये है यूज ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज टू इन्फ्लुएंस डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कल्चर का भी यूज़ करते हैं. जैसे सॉफ्ट पावर, जैसे हम इंडिया भी अपने जो है वेद पुराण उनको प्रमोट करता है एक एज ए सॉफ्ट पावर, कि जो कल्चर और वैल्यू है इंडिया का वो बाकी कंट्रीज़ में जा पाए और उन कंट्रीज़ को भी हमारी वैल्यू के बारे में पता चले और हम इंटीग्रेशन कर पाएँ अच्छी तरह. ठीक है, बायलैटरल रिव्यूज़ के लिए हाई लेवल प्लेटफॉर्म होता है, जॉइंट कमीशन कहते हैं. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल इज नीति आयोग लॉन्चेस केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. नीति आयोग लॉन्च करता है, क्या लॉन्च करता है नीति आयोग भाई साहब? केमिकल इंडस्ट्री के अंदर पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन. इंडिया का पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन में इंक्लूड करने के लिए नीति आयोग लॉन्च करता है केमिकल इंडस्ट्री में. नीति आयोग चार्ट्स एम्बिशियस कोर्स फॉर इंडिया टू बिकम ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चर पावर हाउस फ्रॉम पोटेंशियल टू पावर हाउस. It will be a very good phrase for mains. You can use that in mains, that from potential to powerhouse, and you can use anything. You can use steel industry, you can use chemical industry, you can use mining industry, you can use like agriculture sector, from potential to powerhouse. ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज केमिकल सेक्टर, विकसित भारत, ये हर जगह यूज़ करना है अगर मेंस के लिए आप ध्यान रख रहे हैं तो. विकसित भारत @2047. नेक्स्ट, इंडिया किस चीज़ पे नज़र गड़ाए बैठा है? इंडिया इज आइंग US डॉलर 1 ट्रिलियन केमिकल 1 ट्रिलियन के आसपास US डॉलर का केमिकल आउटपुट है 2040 तक, 2040 तक. ठीक है, इंक्रीज GVC शेयर फ्रॉम 3.5% जो अभी है, अभी कितना शेयर है? 3.5% 2023 में, उसको 5 to 6% इंक्रीज करना है बाय 2014, लगभग 2030 के आसपास. ठीक है, आगे देखिए, क्रिएटिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 7 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बाय 2030 तक 7 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे. सेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है? इंडियाज ग्लोबल GVC शेयर 3.5% है 2023 तक. टारगेट क्या है 2040 तक? 12% का. केमिकल सेक्टर का ट्रेड डेफिसिट, ठीक है,
ट्रेड डेफिसिट क्या रहा 2023 में, लगभग $31 बिलियन, ठीक है। टारगेट आउटपुट क्या है 2040 तक, USD $1 मिलियन US डॉलर के आसपास टारगेट आउटपुट है, और 7 लाख एडिशनल जॉब्स इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अदर देन दैट हम इसको देख लेते हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंस है हैवी, ठीक है, ऑन फीस स्टॉक। फिजिकल डेफिसिट इंडिया का बढ़ता जा रहा है, उस वजह से इंपोर्ट डिपेंडेंस है, उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तो बढ़ रही है साथ में, ये भी तो प्रॉब्लम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के पास इतना प्रॉपर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी आ रहे हैं। R&D की इंटेंसिटी कम है, अच्छी तरह R&D नहीं हो पा रही, 0.7% खाली जो इंडिया के, बट जो ग्लोबल एवरेज है वो 2.3% के आसपास है। और जो ग्लोबल फंडिंग है उसकी, ग्लोबल फंडिंग की जो एवरेज है ना, इंडिया उससे भी कम है। तो इंडिया को फंडिंग भी देनी पड़ेगी और उस पर फोकस भी करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलेटरी डिलेज होते हैं, कंपनियां इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जैसे कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, उसको क्लियरेंस ही नहीं मिले तो फिर वो सोचती है कि यहाँ लगाने पे बहुत टाइम लग जाएगा और ये सब प्रोसेस में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम कहीं और लगा लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट 30% शॉर्टफॉल इन स्किल्ड प्रोफेशनल कम होते जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें ग्रीन केमिस्ट्री में प्रोफेशनल्स नहीं है, नैनोटेक में प्रोफेशनल्स नहीं है, प्रोसेस सेफ्टी में भी अच्छी तरह नहीं है। 7 की इंटरवेंशन प्रपोज बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने 7 की इंटरवेंशन प्रपोज किए। क्या क्या प्रपोज किया? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपेक्स सब्सिडी स्कीम, टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में उन्होंने क्या प्रमोट किया, क्या इंटरवेंशन करे कि भाई जो ओल्ड है ना उनको तो रिवैम्प करेंगे, बट साथ में नए भी बनाएंगे, ठीक है। केमिकल फंड डेवलप करेंगे, केमिकल फंड सेटअप करेंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम केमिकल फंड को सेटअप करेंगे। एम्पावर किस चीज़ को करना है? सेंट्रल कमेटी को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, लोकल एडमिन बॉडी को, किस चीज़ के लिए? हब मैनेजमेंट के लिए। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अ केमिकल पोर्ट कमेटी क्रिएट करेंगे। 8 पोटेंशियल क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे। किसको? 8 पोटेंशियल क्लस्टर्स को पोर्ट्स के पास। ओपेक सब्सिडी स्कीम इंसेंटिवाइज करेगा क्या? इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन को। किस पे बेस होगा? इंपोर्ट बिल पे बेस होगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे और क्रिटिकल डिपेंडेंस पे बेस होगा। इंटरफेस एजेंसी किस के बीच में? इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में, ठीक है। कोलैबोरेट किससे? DCPC और DST से के साथ कोलैबोरेशन होगा। फॉरेन टेक्नोलॉजी का एक्वायर होगा MNC पार्टनरशिप्स के साथ। फास्ट ट्रैक ऑडिट कमेटी जो कि DPIT के अंदर है, उससे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए क्या क्या होगा? सेक्टर स्पेसिफिक क्लोज होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि भाई अगर हम सेक्टर वाइज देख रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर जो है ना, हेल्थ सेक्टर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये रोल रहेगा। हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे, हम होल ऑफ द देखते हैं ना तो उसमें चीज़ें बहुत सारी मिस हो जाती हैं। अब हम देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक FTA का, ठीक है। अवेयरनेस किस चीज़ में? FTA की यूटिलाइजेशन पे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे। स्किल डेवलपमेंट, ITI और वोकेशनल इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड करना, ठीक है। फैकल्टी ट्रेनिंग को अपग्रेड करना और इंडस्ट्री और एकेडमिया की पार्टनरशिप को इम्प्रूव करना। 2030 तक क्या विजन है ये हमने देख ही लिया। 5 to 6% 2030 तक 5 to 6% इंक्रीज़ करना, ठीक है। नेट जीरो ट्रेड डेफिसिट नेट जीरो हो जाए और 30 to 40 बिलियन US डॉलर जो है एडिशनल एक्सपोर्ट हम बढ़ा पाएँ। और हमारा 2040 तक क्या था? लगभग 1 ट्रिलियन USD, ठीक है। बट ये 2030 तक के बात कर रहा है। नेक्स्ट चलेंगे कंसेप्ट क्या? ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है? ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें पता ही है। DCPC की फुल फॉर्म क्या? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, ध्यान रखना। DPIT आपको पता ही, आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वायबिलिटी गैप फंडिंग हम पढ़ते ही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब ये ग्लोबल टेलीकॉम के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। और टेक स्टैंडर्ड बॉडीज़ के अगर तीनों नाम आ जाएँ और कह दे ये किससे रिलेटेड हो, 4 ऑप्शन देते तो ध्यान रखना ग्लोबल टेलीकॉम और टेक स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। अब देखिए ये अपना स्टैटिक टॉपिक क्या है? ये अपना स्टैटिक टॉपिक। अब इस स्टैटिक टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक और न्यूज़ है वो कवर कर लेंगे। स्टैटिक में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करता चलूँगा, आप ज़्यादा इसमें परेशान ना हो क्योंकि आप सब कर चुके हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक बात है। स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमोनियल हेड लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के सेरेमोनियल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सही बात है। मेंटेनिंग ऑर्डर डेकोरम, ठीक बात है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके अलावा ये आपको पता है कि जो स्पीकर है वो इलेक्ट कैसे होता है? जो अमंगिस्ट मेंबर, जो उनके मेंबर होते हैं ना, मेंबर्स के अंदर से सिलेक्ट होता है। तो यही बात है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड अमंगिस्ट मेंबर, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है? मेंबर सिटिंग होना चाहिए। तो यही है, ओनली सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा आर एलिजिबल, ठीक है। डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स बाय प्रेसिडेंट, UPSC PYQ है, UPSC PYQ है आपका,
क्या कि डेट ऑफ इलेक्शन किसके द्वारा फिक्स करी जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और केप्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, चलो ये बात भी है, हमें पता है। अब देख ये ध्यान देना, स्पीकर रिमेन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ही और शी सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कब उनका टेन्योर क्या होगा, तो उसके बारे में बात हो रही है। टेन्योर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, टेन्योर किस तरह से है, ऑफिस जब तक लोकसभा है तब तक स्पीकर रहेगा, ठीक है। और ये मेंबर सीरीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का मेंबर ही नहीं होगा तो स्पीकर नहीं रहेगा, ठीक है। लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। उसके अलावा कब नहीं रहेगा वो, टेन्योर में कब हट सकता है, जब वो रिजाइन कर दे, खुद ही डेप्टी स्पीकर को रिजाइन दे दे, या फिर रिमूव कर दिया जाए रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से। ओथ एंड अफर्मेशन क्या आपको पता है, कोई सेपरेट ओथ और अफर्मेशन नहीं लेता, ओथ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सफाइसिस, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, हमें पता है 40 डे एडवांस प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। स्पीकर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड बट में पार्टिसिपेट ऑन ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ हिज दिस मोशन, किस मोशन का, स्पीकर को हटाने के मोशन का। स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड, स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकता, बट वोट में पार्टिसिपेशन ले सकता है, के टाई के केस के को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो पार्टिसिपेट एंड वोट, पार्टिसिपेट भी कर सकता है और वोट भी कर सकता है, बट प्रिसाइड नहीं कर सकता, ये भी PYQ पूछा था UPSC ने, ठीक है, कैन नॉट प्रिसाइड। नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, सैलरी और अलाउंस स्पीकर के किसके द्वारा फिक्स करे जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा। सैलरी अलाउंसेस ऑफ स्पीकर आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, बस यही था। चार्ज कहाँ से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बस ये चीज़ है ही। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरप्रेटर किस चीज़ का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ लोकसभा का है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स का। उसके अलावा जॉइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड करता है, यह बात हमें पता ही है कि प्रेसिडेंट जो लोकसभा स्पीकर है वो जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड करता है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। ओनली कास्ट वोट इन अ केस ऑफ टाई, जब टाई होता है तभी वो वोट कास्ट करेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये तीनों कमेटी, ठीक है, कौन कौन सी, RGB ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, RGB, मैं बड़ा लिख रहा हूँ थोड़ा ताकि आप भूलें ना इस चीज़ को, RGB, तो RGB is related to what, RGB is related to Business Advisory Rules Committee and General Purpose Committee, RGB, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस आपको पढ़ लेना है, नॉर्मल बेसिक है, क्रूशियल डिसीजन देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, प्रोविजन क्या क्या है जिससे उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। भाई एक तो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हटाए जा सकते हैं, सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड से आ रही हैं, इनका जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता, पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं, ये काफ़ी ज़्यादातर मोस्ट प्रोसीजरल मैटर्स के लिए, मतलब ऐसा नहीं है सबके लिए, बट मोस्ट प्रोसीजरल मैटर्स के लिए पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है, ठीक है। अगला, नो वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, कास्टिंग वोट डालते हैं और रैंक ऑफ प्रेसिडेंट में 7th के आसपास आते हैं, ठीक है, 7th आते हैं इनके रैंक ऑफ प्रेसिडेंस में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री हर्ष मल्होत्रा इनोग्रेट्स 3rd एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NCRBC 2025। इवेंट का ओवरव्यू क्या है, 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस है NCRBC, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑर्गेनाइजर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। थीम क्या है, इंटीग्रेटिंग ESG फॉर विकसित भारत। की थीम्स और अनाउंसमेंट्स क्या हैं, इंडिया मूविंग फ्रॉम रेगुलेटरी प्रोस्टिक्यूशन टू ट्रस्ट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोस्टिक्यूशन से ट्रस्ट बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया इसी पे बिलीव करता है हमेशा से, वासुदेव कुटुंबकम, और अब तो इसको हम प्रमोट भी कर रहे हैं और सॉफ्ट पावर की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, कुटिल्या के शास्त्र से। अब जो आपका ESG है ना, नो लॉन्गर पेरिफेरल नाउ सेंट्रल बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सेंट्रल है बिजनेस स्ट्रेटेजी के। और ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस पे ध्यान दे रही है, ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना जो मैंने पर्पल से हाईलाइट करी हुई है। अब जो आपका ESG है ना, ESG, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, ESG को ध्यान से कैसे समझो भाई, ESG 3 वर्ड्स हैं,
ये इसको इससे लिखते हैं ESG, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं इसमें, आ गया इन्वायरमेंटल, ये आ गया सोशल, ये आ गया गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG, ठीक है। इसके ऊपर बात हो रही है सारी। तो गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव क्या क्या हाइलाइटेड हैं। NGRBC ये है एक तो क्या, नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, एंड BRSR दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। नेक्स्ट इज MCA 21 वर्जन 3.0। ये क्या है MCA 21, ध्यान रखना, डिजिटाइज्ड कंप्लायंस एंड गवर्नेंस का पोर्टल है, ठीक है। डिजिटाइज्ड कंप्लायंस होगी और गवर्नेंस में भी हेल्प करेगा, दोनों का पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जन विश्वास एक्ट डिक्रिमिनलाइज, लगभग 180 के आसपास स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, बोर्ड रूम में किस तरह से, रोल ऑफ बोर्ड्स इन एम्बेडिंग इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस इन गवर्नेंस, जैसे कि महिंद्रा, ONGC, ICI, NFRA, इन्होंने क्या करा है, अपने बोर्ड रूम में भी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया और एक कोर डिस्कशन बना लिया है कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। सस्टेनेबल फाइनेंस किस किस चीज़ से, ग्रीन बॉन्ड्स, जो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है उसके लिंक्ड जो लोन्स मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस है फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह, जो कि सेबी, नाबार्ड और INX, ठीक है। EUCS DDD कंप्लायंस, ये किस तरह से है, ये है इंडिया फंड नीड्स अलाइनमेंट टू यूरोपियन यूनियन ड्यू टू डिलीजेंस नॉर्म फॉर एक्सपोर्ट एक्सेस। अब जो यूरोपियन यूनियन के जो भी डिलीजेंस के लिए जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, उसके लिए इंडिया को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। इंडिया अलाइन फर्म्स नीड अलाइनमेंट विद यूरोपियन यूनियन ड्यू टू डिलीजेंस नॉर्म फॉर एक्सपोर्ट एक्सेस, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। वर्क फोर्स ऑफ द फ्यूचर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ग्रीन जॉब्स, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, अपस्किलिंग लिंक विद इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस। कंसेप्ट क्या क्या है, ESG आपको पता है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस मैंने बताया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। NGRBC कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये तो आपको ध्यान हो ही जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है, बिकॉज अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, वो भी पर्पल में देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। अब जो BRSR है ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस डिस्क्लोजर फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो चुका है। MCA 21 क्या है, ई गवर्नेंस का एक प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगेन, ठीक है। जन विश्वास एक्ट क्या है, सिंप्लीफाइज कंप्लाइंस रिमूव्स क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर माइनर कॉर्पोरेट इन्फ्रैक्शंस। अब जन विश्वास एक्ट है, इसने डिक्रिमिनलाइज किया 180 के आसपास एक्ट्स को, जैसे हमने देखा था कि डिक्रिमिनलाइज 180 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। उसके अलावा विकसित भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि डेवलप्ड नेशन बना दे इंडिया को, 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बना दिया जाए। IICA क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, IICA, ठीक है। ये भी काम करेगा इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching this class. We have fast forwarded our revision so that your time devotion will be less and you get maximum out of this, कि आप एक बार में सारी PIB की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख पा रहे हैं वन शॉट में, और उसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि क्या क्या न्यूज़ आई थी, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई न्यूज़ क्या आई, मुझे आइडिया नहीं लगा। रोज़ खोलने के बजाय हम जो करते हैं उसमें आप देख लो कि अच्छा ये न्यूज़ आई, या फिर PDF खोल के देख लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें और आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद फ्रेंड्स।